तो हमने उस दिन एफोरिज्म नंबर 9 पर स्टॉप किया था। और इस एफोरिज्म नंबर 9 में हमारा परिचय हुआ था वाइटल फोर्स के साथ कि वाइटल फोर्स क्या चीज है, ये वाइटल फोर्स क्या काम करता है। ये सब चीजें हमने इस एफोरिज्म में देखी थी। मैं इसलिए इस एफोरिज्म को एक बार वापस से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एफोरिज्म नंबर 9 में डॉक्टर हनेमन लिखते हैं, इन द हेल्दी कंडीशंस ऑफ मैन, द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, द ऑटोक्रेसी, the dynamis that animates the material body, rules with unbounded sway and retains all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operations as regards both sensation and functions, so that our indwelling reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purpose of our existence. तो बेसिकली इस एफोरिज्म में उन्होंने वाइटल फोर्स और उसकी प्रकृति के बारे में बताया कि वाइटल फोर्स क्या होता है। तो वाइटल फोर्स क्या होता है? वाइटल फोर्स एक एसेंशियल एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो ऑटोमेटिकली काम करती है, जो डायनामिक है, जिसका जो अपीयरेंस है वो डायनामिक है, जिसका जो एग्जिस्टेंस है वो डायनामिक है। इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके इफेक्ट्स को आप जरूर महसूस कर सकते हैं। और ये करता क्या है? ये हमारे भौतिक शरीर को गति देता है, ये हमारे भौतिक शरीर को एक मूवमेंट देता है, जिससे कि हमारे सारे बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ये वाइटल फोर्स के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। रिटेन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं उन सभी अंगों को वो प्रिजर्व करके रखता है, रिटेन करके रखता है। एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशंस, जितने हमारे शरीर के इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उन सबको वो प्रॉपर हार्मनी में कंट्रोल करता है और प्रॉपर हार्मनी में वो ऑपरेट करता है एज रिगार्ड्स बोथ सेंसेशन एंड फंक्शंस, जिससे कि हमको एक हेल्दी सेंसेशन भी आती है और हेल्दी फंक्शंस भी रहते हैं, जिससे हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, वो और ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकता है, इस हेल्थ का, और अपने आप को और ऊंचा वो उठा सकता है, समाज के लिए काम में आ सकता है। तो इस एफोरिज्म में हमको ये बताया गया है कि स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। वाइटल फोर्स का मतलब होता है एसेंशियल, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, एसेंशियल। और फोर्स का मतलब होता है कोई एक पावर, कोई एक एनर्जी। तो वाइटल फोर्स को अगर कहा जाए तो ये कोई जीवन शक्ति है, कोई महत्वपूर्ण बल है, आप इसको प्राणवायु कह सकते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जो सेल्फ गवर्नड होता है, जो खुद से ही काम करता है। वाइटल फोर्स को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं है, लेकिन वाइटल फोर्स अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाता है। डायनामिक्स का मतलब होता है जो जो लगातार बदलता रहे, जो गतिशील हो, और साथ ही साथ इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप महसूस कर सकते हैं, इसके इफेक्ट्स को। रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे, तो अनबाउंडेड का मतलब होता है अनरिस्ट्रेन्ड, जिस पर आप कोई लगाम नहीं लगा सकते, जिसको आप रोक नहीं सकते, जिससे कि हमारा जो सेंसेशन फंक्शन है वो प्रॉपर चलता है। अब इसी का कंटिन्यूएशन है एफोरिज्म नंबर 10 में। 10th एफोरिज्म में वो हमसे क्या कह रहे हैं? कहते हैं, द मटीरियल ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारा भौतिक शरीर है, ये विदाउट वाइटल फोर्स, बिना इस जीवन शक्ति के, इज केपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं? हमारा जो ये भौतिक शरीर है, बिना इस जीवन शक्ति के, बिना इस वाइटल फोर्स के, अपने आप में कोई सेंसेशन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, कोई फंक्शन कैरी नहीं कर पाएगा, और ना ही वो खुद को प्रिजर्व कर पाएगा, ना ही वो खुद को बचा पाएगा। इट डिराइव्स ऑल सेंसेशंस एंड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द लाइफ सोनली बाय मीन्स ऑफ इममटीरियल बीइंग। तो हमारा शरीर जो है, सारे फंक्शन, सारे सेंसेशन जो भी वो लेकर आता है, वो सब कुछ इसी इममटीरियल, यानी ये जो ये जो डायनामिक वाइटल फोर्स है, जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इस वाइटल फोर्स से ही सारे सेंसेशंस आते हैं, सारे फंक्शंस होते हैं, विच एनिमेट्स द मटेरियल ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ एंड इन डिजीज।
तो ये ही वाइटल फोर्स है जो हमको हेल्थ में भी हमको ऑपरेट करता है, हमारे बॉडी को प्रिजर्व करता है। और जब हम बीमार होते हैं तब यही वाइटल फोर्स होता है जब जब वो डिजीज को कैरी करता है या डिजीज की सिम्टम्स को वो निकालता है। तो ये मटेरियल ऑर्गेनिज्म यानी जो हमारा शरीर है, ये बिना वाइटल फोर्स के जीवित नहीं रह सकता। इसका फुटनोट देखिए क्या कहते हैं, फुटनोट नंबर 6 में, इट इज डेड, इट इज डेड एंड ओनली सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड। इट डीकेज यानी वो सड़न में चला जाता है, उसके अंदर डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, एंड इज अगेन रिजॉल्व इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और फिर वो इसी मिट्टी में मिल जाता है। तो जब तक शरीर के अंदर वाइटल फोर्स है तब तक वो शरीर जीवित है। जिस समय वो वाइटल फोर्स या तो एग्जॉस्ट हो जाए या खत्म हो जाए तो वो शरीर मृत मान लिया जाता है। और एक बार मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर, एक बार जब मौत हो जाती है तो उसके बाद वो शरीर अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर सकता, उसमें चींटियां लगने लग जाएंगी, उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसमें ढेर सारी चेंजेस आने लग जाते हैं, और फिर एक दिन आएगा जब वो पूरा मिट्टी में ही मिल जाएगा, पूरा उसी खाक में मिल जाएगा। तो अब आगे क्या होता है, तो हम ये समझ गए कि वाइटल फोर्स हमको जीवन देता है। हम ये समझ गए कि अगर वाइटल फोर्स नहीं होगा तो हम अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, हम सेंसेशंस हमारे अंदर जो हैं अच्छे बुरे वो नहीं रह पाएंगे, हमारे जो फंक्शंस हैं वो हमारे ऑर्गन्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे, यानी कि हम डेड हो जाएंगे अगर वाइटल फोर्स नहीं रहा तो। लेकिन जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तब एक्चुअली क्या होता है, तब वाइटल फोर्स के साथ क्या होता है, तो इसका आंसर हमको एफोरिज्म नंबर 11 में मिलता है। एफोरिज्म नंबर 11 में वो कहते हैं, व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, इट इज ओनली दिस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग यानी ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स जो इस शरीर के हर जगह पर मौजूद है, एवरीवेयर प्रेजेंट इन हिज ऑर्गेनिज्म, that is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbific agent inimical to life, is primarily deranged यानी यही जो वाइटल फोर्स है सबसे प्रमुखता से पहले यही डिरेंज होता है। किससे डिरेंज होता है? बाय द डायनामिक इन्फ्लुएंस अपॉन इट। इस वाइटल फोर्स के ऊपर, जो कि डायनामिक वाइटल फोर्स है, इस डायनामिक वाइटल फोर्स के ऊपर कोई एक ऐसी डायनामिक इन्फ्लुएंस आता है जो मॉर्बिफिक एजेंट है, इनिमिकल टू लाइफ। मॉर्बिफिक एजेंट यानी डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट। मॉर्बिफिक का मतलब होता है डिजीज, एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो डिजीज को पैदा कर सके, जो इनिमिकल टू लाइफ है। इनिमिकल मतलब जिसकी जीवन के साथ शत्रुता होगी, जो जीवन के साथ एनिमी का भाव रखता होगा। तो एक ऐसा हमारा जो वाइटल फोर्स है सबसे पहले यही प्रमुखता से डिरेंज होगा। किससे डिरेंज होगा? किसी न किसी डायनामिक इन्फ्लुएंस से ही वो डिरेंज होगा। इट इज ओनली द वाइटल फोर्स deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensation। और जब ये वाइटल फोर्स, ये एक ही दिन में वाइटल फोर्स डिरेंज नहीं हो जाता, ये वाइटल फोर्स जब एक हद तक वो टॉलरेट करता है, लेकिन जब उससे वो टॉलरेट नहीं होता है तब वो डिसअग्रीएबल सेंसेशंस प्रोड्यूस करने लग जाता है। वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाता है जहां पर वो एबनॉर्मल स्टेट देने लग जाता है। इट इज ओनली द वाइटल फोर्स deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations। जब ये वाइटल फोर्स एक एक थ्रेशोल्ड लिमिट के आगे डीरेंज हो जाता है तब वो एबनॉर्मल स्टेट बनाता है, तब वो डिसअग्रीबल सेंसेशन देता है, एंड इंक्लाइन इट टू द इरेगुलर प्रोसेसेस विच वी कॉल डिजीज। तो जब तक वो प्रॉपर सब कुछ हार्मनी में चल रहा था, जब तक प्रॉपर ऑर्डर में चल रहा था, तब तक, जब तक वो सब रेगुलर प्रोसेस चल रहा था तब तक वो हेल्थ में था। अब क्योंकि ये वाइटल फोर्स इरेगुलर हो गया है, ऑर्डर से डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है, तो अब हम इसको कहते हैं इट इज डिजीज दैट कैन फर्निश द ऑर्गेनिज्म with its disagreeable sensations and incline it to the irregular process। इस disagreeable sensations की वजह से कुछ irregularities जन्म लेंगी, कुछ प्रोसेस, कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो irregular हो जाएंगे, और जब वो irregular हो जाएंगे तब हम उनको डिजीज कहते हैं। फॉर एज अ पावर इनविजिबल इन इटसेल्फ, लेकिन ये
जो डिजीज है ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पावर है जो अपने आप में भी इनविजिबल है एंड ओनली कॉग्निजेबल बाय इट्स इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। इसको भी इस डिजीज को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसके इफेक्ट को आप देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आए। अगर वो सिम्टम्स नहीं आए तो हमको पता ही नहीं लगेगा। एज अ पावर इनविजिबल इन इटसेल्फ एंड ओनली कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल का मतलब समझ में आता है तब जब उसका इफेक्ट हमको दिखाई देता है उस ऑर्गेनिज्म पर। एंड ओनली कॉग्निजेबल बाय इट्स इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, इट्स मॉर्बिड डिरेंजमेंट ओनली मेक्स इटसेल्फ नोन। मॉर्बिड का मतलब डिजीज या कह सकते हैं सिकनेस। तो ये जो वाइटल फोर्स है इसका डिरेंजमेंट अपने आप को कैसे प्रदर्शित करता है? its morbid derangement only makes itself known by the manifestation of disease in the sensations and functions of those parts of the organism exposed to the senses of the observer and physician। जब जब इसके ऊपर हमको जो मॉर्बिड डिरेंजमेंट है वो कैसे हमको समझ में आएगा? ये हमको तभी समझ में आता है जब वो डिजीज के रूप में हमारे सामने आ जाता है, जब उसके एबनॉर्मल सेंसेशंस हमको दिखाई देने लग जाते हैं, जब उसके एबनॉर्मल फंक्शंस हमको दिखाई देने लग जाते हैं of those parts of the organism exposed to the senses of the observer and physician। ये हमको हमारी आंखों से दिखाई दे जाते हैं, हमारे कानों से सुनाई दे जाते हैं, या हमारे हाथ से टच करने से हमको पता लग जाता है। दैट इज बाय मॉर्बिड सिम्टम्स एंड इन नो अदर वे इट कैन मेक इटसेल्फ नोन। तो ये जो वाइटल फोर्स का जो डिरेंजमेंट होगा ये क्या करेगा? ये एबनॉर्मल सेंसेशन और एबनॉर्मल फंक्शंस प्रोड्यूस करेगा। ये एबनॉर्मल सेंसेशन और फंक्शंस क्या करेंगे? एक इरेगुलरिटी प्रोड्यूस करेगा। ये इरेगुलरिटी क्या करेगा? कुछ ना कुछ डिजीज सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। और जब ये सिम्टम्स आएंगे यही वो तरीका है जिससे ये वाइटल फोर्स हमको बता सकता है कि उसके शरीर के भीतर क्या चल रहा है। हम लोग ये फुटनोट ले लेते हैं पहले। तो अब ये इस फुटनोट में ये हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये डायनामिक इन्फ्लुएंस क्या चीज है। ये बार बार ये शब्द आ रहा है, डायनेमिक डायनेमिक डायनेमिक। वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है। जो डिजीज का जो डिजीज का इनिमिकल पावर, जो हमारा शत्रु है, वो भी डायनेमिक है। तो बेसिकली ये डायनेमिक का अर्थ क्या होता है? जैसे कि मैंने एक थोड़ा सा उदाहरण दे ही दिया कि डायनेमिक का मतलब होता है एक ऐसा इनविजिबल पावर, एक ऐसा वर्चुअल एनर्जी जिसको आप छू नहीं सकते लेकिन उसके इफेक्ट्स को आप महसूस कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन उसके प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं। सो व्हाट इज डायनेमिक इन्फ्लुएंस? तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं डायनेमिक इन्फ्लुएंस के। डायनेमिक पावर, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, आवर अर्थ बाय वर्च्यू ऑफ अ हिडन इनविजिबल एनर्जी कैरीज द मून अराउंड हर इन 28 days and several hours and the moon alternately। हमारा जो हमारी जो धरती है, इस धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा चक्कर काटता है। कुछ 28 दिन का समय और कुछ घंटे लगाता है जब वो पूरा अपना सर्कल पूरा करता है। और ये जो पूरा सर्कल है पूरा डेफिनेट फिक्स्ड आवर्स में होता है। इन डेफिनेट फिक्स्ड आवर्स raises our northern seas to flood tide and again correspondingly lowers them to ebb। यही चंद्रमा अपने अलग अलग समय में कभी कभी हाई टाइड लेकर आता है समुद्र में, तो कभी लो टाइड लेकर आता है। नदियों में भी आप देखेंगे तो जिस दिन पूर्णिमा होगा उस दिन पानी खूब सारा आ जाएगा, और जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन पानी काफी कम हो जाता है। खास करके जो सॉल्टी लेक्स वगैरह होंगे यहाँ पर ये ज्यादा हमको देखने को मिलता है, जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो हाई टाइड और लो टाइड्स चंद्रमा के मूवमेंट के कारण होते हैं, लूनार मूवमेंट्स के कारण होते हैं, ये हम सब कुछ जानते हैं। अपेरेंटली दिस टेक्स प्लेस नॉट थ्रू मटेरियल एजेंसीज। तो अब ये जो चंद्रमा हमारे आस इर्द गिर्द घूम रहा है हमारी धरती के, ये किसी हुक या लीवर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक इनविजिबल पावर है। ये जो हाई टाइड या लो टाइड ये चंद्रमा लेकर आता है, ये भी कोई मैकेनिकल कॉन्ट्रीवेंसीज नहीं है, कोई ऐसा इंसानों को किसी को लगाकर पानी को पूरा बढ़ा देना और फिर घटा देना किया जाता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। Apparently, this takes place not through material agencies, not through mechanical contrivances, as are used for the products of human labor. And so we see numerous other events about us as results of the action of one substance on another substance,
without being able to recognize a sensible connection between cause and effect. इसमें कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको मैं फटाफट ले लेता हूँ ताकि हम आगे के एफोरिज्म्स को कवर कर सकें। जैसे एक एग्जांपल होता है मैग्नेट्स का। आप देखेंगे कि आप अगर दो मैग्नेट्स को आसपास में रखें, ऑपोजिट पोल्स को रखें, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं ये हम नहीं देख पाते। वो कौन सा एनर्जी है, कौन सा पावर है जो उन दोनों को अट्रैक्ट कर देता है। हम ये देखते हैं कि अगर किसी नीडल को, आयरन नेल्स को अगर आप मैग्नेट के आसपास रखें तो वो मैग्नेट उनको भी अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। और जब वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तब भी हम ये नहीं देख पाते कि वो किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे, कौन सा एनर्जी है जो उनको अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन ये सब कुछ हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं। ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये क्या हैं? ये डायनामिक इफेक्ट्स हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल हमको बताते हैं कि जब हम देखते हैं कि किसी को कोई अगर कोई गंदी सी या बुरी सी चीज अगर हम देख लेते हैं जिससे कि उल्टी आ जाए, तो क्या जो चीज हमने देखा है क्या वो हमारे मुंह में चला जाता है और फिर हमसे वो उल्टी करवाता है? ऐसा नहीं होता। क्या ऐसा होता है कि अ, वो हमारे दिमाग में घुस जाए? ऐसा भी नहीं होता। लेकिन बस कोई ऐसा चीज जो देखने में बहुत भद्दा हो, बहुत बुरा हो, उसको देखने भर से ही हमको वॉमिटिंग का एहसास होने लग जाता है। तो ये सारा कुछ क्यों हो पाता है? ये सब कुछ हो पाता है बिकॉज ऑफ इट्स डायनामिक एक्शन। Is it then so utterly impossible for our age, celebrated for its wealth in clear thinkers, to think of dynamic energy as something non-corporeal, since we see daily phenomena which cannot be explained in any other matter, any other manner? तो क्या इतना मुश्किल है डायनेमिक एनर्जी के इफेक्ट्स को समझना जो कि हम डेली लाइफ में अपने देख रहे हैं कि ये सारी घटनाएं घट रही? If one looks upon something nauseous and becomes inclined to vomit, did a material emetic come into his stomach which compels him to this antiperistaltic movement? तो अगर हमने कोई ऐसा चीज देखा जो हमको नौशिया प्रोड्यूस कर दे, हमको वॉमिटिंग कर दे, तो कोई एक चीज हमारे स्टमक में तो गया नहीं है। Was it not solely the dynamic effect of the nauseating aspect upon his imagination? केवल इमेजिन ही तो हमने किया कि वो कितना गंदा है, और उस इमेजिनेशन से ही हमको वो सिम्टम आ गया। एंड इफ वन रेजेस हिज आर्म, डज इट अकर थ्रू मटेरियल विजिबल इंस्ट्रूमेंट? अगर मेरी इच्छा है कि मैं अपना हाथ ऐसे उठा लूं, तो क्या कोई लीवर यहाँ लगा हुआ है जो मेरा हाथ उठा देता है? नहीं। ये प्योरली मेरा कंसेप्चुअल डायनेमिक एनर्जी है, मेरा इच्छा, मेरा विल। ये मेरी इच्छा है जो मेरा हाथ उठा देता है। ये जो मेरी इच्छा है, जो मेरा विल है, ये भी एक तरीके का डायनामिक इन्फ्लुएंस है। इसीलिए ये कहा जाता है ना कि अगर आप हेल्दी सोचते हैं तो आप हेल्दी बनते हैं, अगर आप डिजीज सोचते हैं तो डिजीज आती है। एफर्जन नंबर 12 में लिखते हैं, इट इज द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी अलोन दैट प्रोड्यूसेस डिजीज। ये जो मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी है यही डिजीज प्रोड्यूस करती है। सो दैट द मॉर्बिड फिनोमेना परसेप्टिबल टू आवर सेंसेस express at the same time all the internal change, that is to say the whole morbid derangement of the internal dynamics। तो ये जो हमारा वाइटल फोर्स है इसको डिरेंज किया किसी डायनामिक इन्फ्लुएंस ने जो कि इनिमिकल है हमारे जीवन के लिए। अब जब ये डिरेंज हो गया तो एक मॉर्बिड फिनोमेना यानी डिजीज का फिनोमेना शुरू होगा जो हमारी आंखों से दिखाई देगा, हमारे हमारे सेंस ऑर्गन से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये उसी समय हम देख सकते हैं जिस समय वो इंटरनल चेंज चल रहा हो या इंटरनल चेंज हो। दैट इज टू से द होल मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल डायनेमिक्स। अंदर जो वाइटल फोर्स के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब कुछ हमें बाहर सिम्टम्स के रूप में दिखाई देता है। इन अ वर्ड, दे रिवील द होल डिजीज। एक शब्द में अगर कहा जाए तो बाहर के जो भी सिम्टम्स हैं वो अंदर के डिरेंजमेंट को दर्शाते हैं, अंदर के डिरेंजमेंट का प्रतिबिंब है। एक शब्द में कहा जाए तो ये अंदर की जो भी डिजीज है उसको अगर हमको समझना है, इस पूरे डिजीज को अगर समझना है तो इस सिम्टम्स को ही हमको समझना होगा। कॉन्सिक्वेंटली ऑल्सो द डिसअपियरेंस अंडर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द मॉर्बिड फिनोमेना। अगर ट्रीटमेंट करने के बाद
सारे जो मॉर्बिड फिनोमेना का मतलब हो गया सिम्टम्स, सारे जो सिम्टम्स हैं अगर वो डिसअपियर हो जाते हैं, एंड ऑफ ऑल द मॉर्बिड अल्टरेशंस, जो जो चेंजेस आए थे वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, दैट डिफर फ्रॉम हेल्दी वाइटल ऑपरेशंस, सर्टेनली अफेक्ट्स एंड नेसेसरी इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होता है नेसेसरीली इम्प्लाइज द रिस्टोरेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द वाइटल फोर्स, यानी अगर अंदर वाइटल फोर्स डिरेंज है तो बाहर सिम्टम्स दिखाई देंगे, और ट्रीटमेंट देने के बाद, अगर जो सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट, तो इसका सीधा सा अर्थ ये भी निकलता है कि वाइटल फोर्स के अंदर जो जो भी चेंजेस हुए थे वो सारे चेंजेस अब रिस्टोर हो गए, यानी वो वापस से हेल्थ में आ चुका है। अब कई बार ये क्वेश्चन हाँ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ, ये वाइटल फोर्स कैसे डिरेंज होता है, या ये वाइटल फोर्स कैसे क्योर लेकर आता है, ये वाइटल फोर्स डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए किन किन रास्तों का सहारा लेता है। अगर हम मटेरियलिस्टिक माइंड रखते हैं, मटेरियलिस्टिक माइंड यानी हम हर चीज को किसी मैकेनिकल तरीके से एक्सप्लेन करने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो शायद यहाँ पर ये संभव नहीं होगा। हाउ द वाइटल फोर्स कॉजेज द ऑर्गेनिज्म टू डिस्प्ले मॉर्बिड फिनोमेना, कैसे ये वाइटल फोर्स इस डिजीज फिनोमेना को प्रोड्यूस करता है, how it produces disease, it would be of no practical utility to the physician to know, ये हमारे जानने से कोई उसका हमको प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड विल फॉरएवर रिमेन कंसील्ड फ्रॉम इट, और हो सकता है कि हमेशा छुपा हुआ ही रहे कि कैसे ये हुआ, हम हो सकता है कभी भी पता ना कर पाए कि कैसे हुआ। ओनली वॉट इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू नो ऑफ द डिजीज, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है कि हम उस डिजीज को पहचान सकें कि क्या वहां पर है जिसको कि हमको क्योर करना है, एंड व्हाट इज फुल्ली सफिशिएंट फॉर एनेबलिंग हिम टू क्योर। और यही, अगर हम डिजीज पहचान सकते हैं, अगर हम सिम्टम्स को समझ सकते हैं, यही हमको एनेबल करेगा क्योर करने के लिए। और जो चीज हमको किसी को क्योर करने के लिए चाहिए, हैज द लॉर्ड ऑफ लाइफ रिवील्ड टू हिज सेंसेस, लॉर्ड ऑफ लाइफ यानी ईश्वर ने हमारे समक्ष वो सारे सिम्टम्स को खुली किताब की तरह खोल कर रख दिया है, ताकि हम उन सिम्टम्स को समझें, परखें, डिजीज को पहचानें और हम उसको क्योर कर दें। कैसे हुआ, कैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है डिजीज, क्या उसका मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके पीछे न जाना ही ज्यादा बेहतर। डाउट नहीं है, एक क्वेश्चन। जी, एक एक करके पूछिए। एक सवाल ये है सर, हम्म। जो डिजीज होता है सर वो हमारे एनीमिक होता है और हमारे वाइटल फोर्स को और डायनेमिकली जो है डिस्टर्ब करता है सर। तो सर ये जो जैसे हमारे जो जहर वगैरह होता है जो तो सर ये तो हमको डायरेक्ट दिखाई देता है यार, वो भी तो रीअरेंजमेंट लाते हैं ना सर। तो डायनेमिक तो हमेशा नहीं होता है, जो मॉर्बिड फिनोमिना होता है, जो डिजीज होता है कौन सा वाला, वो मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं सही, एक बार सर वापस जरा। हमारे वाइटल फोर्स को जो, हाँ, वाइटल हाँ फोर्स सर, की जो जो, हमारे वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करता है, यानी हाँ डिस्टर्ब करता है सर, जो एनिमिकल फोर्स होता है सर। जी, एनिमिकल फोर्स भी डायनामिक होता है ना सर। हम्म। लेकिन सर हम तो देखते हैं जहर वगैरह जो होता है सर, वो तो पॉइजनिंग, हमको दिखाई देता है। पॉइजनिंग। हाँ सर, पॉइजनिंग भी है सर। और जो और बहुत सारे तत्व जैसे कि सर आग है, जैसे जला देते हैं सर। ये सब और जैसे एक्सीडेंटल में बहुत आता है ज्यादा ना, ठंडा है सर। ये सब तो एक्सीडेंटल में आते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज थोड़ी है, हम हाँ, बात कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज की। अच्छा अच्छा, क्रॉनिक डिजीज की बात हो हाँ, रहा है सर। डिजीज जब क्लासीफाई ठीक होगा है तो आपको सर, लेकिन सर कुछ ये ऐसे भी तो लिमिट, हमारे वाइटल, हाँ बिल्कुल, ये भी वो हमारे वाइटल लेकिन फोर्स ये को भी तो डिरेंज हमारे करता है, वाइटल लेकिन ये, वाइटल फोर्स। हाँ लेकिन ये डिजीज नहीं होता है, ये तो एक्सीडेंटल फिनोमेना हो गया, किसी ने कोई चीज खा लिया, है ना, आपने उसको कम, इसको आप सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, जब कोई जहर खाता है तो, या जैसे कोई पानी में डूब जाता है, या किसी के ऊपर जब बिजली कड़क पड़ती है, ठीक है, या अचानक से कुछ खा रहा है और वो आके कहीं अटक गया है गले में, हेलो, ये सब कुछ सस्पेंडेड एनिमेशन में आता है। ठीक है, ये कोई डिजीज का पार्ट नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि अगर डिजीज आएगा तो ये कैसे आएगा।
आगे जब आएगा ना सस्पेंडेड एनिमेशन, तब आपको शायद ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हमारे पास 8 मिनट का समय बचा हुआ है। सर बात हो रही थी पूर्णिमा और अमावस्या की, उससे रिलेटेड हमने कलकेरिया काव भी पीछे पढ़ा है। तो कलकेरिया काव में पढ़ रहा था कि वो वर्ष होते हैं फुल मून पे और सलिशिया होते हैं न्यू मून पे। तो इससे थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए, क्या इसका मीनिंग थोड़ा सा बता दो तो अच्छा है। इसका मतलब होता है उनके जो भी कंप्लेंट्स होंगे, जो भी उनके कंप्लेंट्स होंगे, वो अमावस्या में या पूर्णिमा के दिन वो एग्रीवेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि, एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, मान लीजिए उसको हेड पेन है, या उसको हाँ जी हाँ माइग्रेन जी। का, या उसको माइग्रेन का कंप्लेंट है। तो जनरली होगा क्या कि जब भी अमावस्या होगा, या जब भी एक पर्टिकुलर पीरियड आएगा चंद्रमा का, अमावस्या कह लीजिए, या उसको क्या दूसरा क्या नाम होता है, पूर्णिमा कह लीजिए। फुल मून हाँ, है न्यू मून। हाँ, फुल मून या न्यू मून, जो भी वो समय है, उस दिन उसका हेड पेन एग्रीवेट हो जाएगा। मेरे को याद है, मेरे पास एक प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ऐसे अनुभव में दिखता आया है। है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। आया, बिल्कुल आया है। और इसके ऊपर बहुत बार मैं जैसे मुझे अगर कंफर्म करना होता है, कहीं भी अगर ये मिलता है, तो मैं उसको पूछता भी हूँ पेशेंट से कि हम अब आजकल तो नेट का जमाना है, आपको गूगल पे चंद्रमा का कौन सा मूवमेंट किस दिन चल रहा है वो सब मालूम पड़ जाता है। तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उसमें, कि सपोज पेशेंट आपको बता रहा है कि आज एग्रीवेशन हो रहा है, तो आप अगर मून का मूवमेंट देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिए कि आज कौन सा दिन है, और आप उसको देखिए कि जो आपने मेडिसिन दिया है क्या उससे मेल खा रहा है। ठीक है, ऐसा भी करते हैं। तो मुझे याद है मेरे पास ऐसे सारे पेशेंट्स तो इतना सारा डिटेल बताते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। तो जो लोग बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं वो लोग ये जरूर बताते हैं। खास करके जो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स होते हैं, जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स होते हैं, या जो कन्वर्जन वाले पेशेंट्स होते हैं, या जो ल्यूनाटिक्स यानी जो इंसैनिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको आप देखेंगे तो वो लोग ज्यादा, उनका जो कंप्लेंट्स होता है वो इस वक्त फुल मून या न्यू मून के वक्त एग्रीवेट होता है। बहुत बार देखा जाता है ये। हाँ वो तो सर वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि उनकी अगर बेड़ियां भी लगी होती हैं तो पूर्णिमा वाले दिन वो बांध खुली होती हैं। अगर वो ठीक हो चुके होते हैं उनकी भी पूर्णिमा वाले दिन जस्ट कैलेंडर देखते हैं और बांध दी जाती है। वो वो तो साइंटिफिकली प्रूवन हमारे है क्योंकि मटीरियल उन्होंने, मेडिका में क्योंकि हमारे जिसने, मटीरियल मेडिका जो कि अपना लिटरेचर जो कि इतना रिच है, तो हाँ, उसमें यही मेडिसिन है, सिर्फ एक ही है क्या नहीं, कुछ और भी है? बहुत कलकीरिया सारी, कलकीरिया बहुत काब सारी, आती है भाई, बहुत सारी, काफी है। बहुत सारी। ओके। मुझे याद है, मुझे एक पेशेंट था, उसको शायद फुल मून या, क्योंकि काफी पुराना केस है ये, शायद 2014 या 15 का केस है ये। तो मुझे पूरा केस तो नहीं याद है, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि मैंने उसको पल्सेटिला दिया था। और उस केस में ये अब एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मून एग्रेवेशन जरूर था। तो न्यू मून था या फुल मून था वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसको उस दिन उसको क्या कहते हैं, अब मुझे ध्यान नहीं है पूरा केस, पता नहीं उसको फीवर आता था या क्या था कंप्लेन। लेकिन वो एक छोटा बच्चा था, उस उन दिनों में मेरठ में रहा करता था। ये पेशेंट मुझे वहां मिला था, मेरठ में। तो उसको मैंने पल्सेटिला दिया था इसी सिम्टम पर। बहुत सारे सिम्टम्स थे, लेकिन इस ये जो सिम्टम था वो बहुत कंफर्मेटरी था, जिसमें उसको मून एग्रेवेशन की वजह से मैंने पल्सेटिला प्रिस्क्राइब किया था। और उसके बाद उसको कभी कोई कंप्लेन नहीं आया। टाइम टाइम के ऊपर, मून फेजेस के ऊपर जिसने सबसे अच्छा काम किया है वो है डॉक्टर CM बोगर। जो भी हम देखते हैं ये सारे इस तरीके के रूब्रिक्स या सिम्टम्स, उसको ऑब्जर्व करके प्रॉपरली इंडेक्स करने का काम डॉक्टर CM बोगर ने किया था। सर उस टाइम को हम अपने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमें चेंज करना चाहिए। यानी कि अगर मैं जैसे हमारा जो टाइम कंसीडर होता है इंडिया का, वो नहीं, तो टाइम कोई भी हो, लेकिन इंडिया में अगर फुल मून है तो हर जगह फुल मून ही रहेगा। नहीं नहीं, है जैसे ना, टाइम टाइम, एग्जैक्टली जैसे जैसे टाइम, 12 बजे कुछ, किसी को 12 बजे प्रॉब्लम है, किसी को 2 बजे प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा नहीं नहीं, टाइम वेरिएशन। नहीं नहीं, अल्टर नहीं करना है। जो 12 बजे का होगा, अब जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं तो मुंबई में हूँ तो भी मैं डॉक्टर हूँ, कल कर्नाटका में रहूंगा तो भी मैं डॉक्टर रहूंगा, परसों कोलकाता चला जाऊंगा तो भी मैं डॉक्टर रहूंगा। तो काली का आपका मोडालिटी 3 से 4 बजे का है, तो चाहे आप यहाँ इंडिया में कंसिडर करिए, चाहे आप US में कंसिडर करिए,
चाहे आप किसी कंट्री में चले जाइए या स्टेट बदल दीजिए, 3 to 4 AM का अगर आपको मिलता है तो काली का आपका एकदम स्पेसिफिक मोडालिटी है, हमको अपने टाइम जोन के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना होता उसमें। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन मतलब जैसे इंडिया में जो क्लॉक है वो हमारा यूपी में एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ का, तो आप अगर मुंबई में रह रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिफरेंट हो जाता है, तो उस हिसाब से उसको चेंज करना चाहिए कह रहा था मैं। नहीं चेंज करना चाहिए, मैंने वही कहा ना, टाइम जोन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इंडिया में कोलकाता का टाइमलाइन यूज किया जाता है, ठीक है, और उसी को ध्यान में रख के हर जगह, यानी एटलीस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो टाइम डिसाइड होता है वो वहीं से होता है। तो टाइम जोन के हिसाब से हम अपने टाइम को एडजस्ट नहीं करते, जो मटर मेडिका में है उसी को हम मानते हैं। ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का? 3 मिनट का, 2 मिनट का समय बचा है हमारे पास। एलोपैथी लोग जो पैथोलॉजी का बुक्स जो लिखा है सर, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है पैथोलॉजी के बारे में और होम्योपैथिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें डिफरेंस क्या होता है सर सबसे ज्यादा, मतलब? पैथोलॉजी के बारे में तो कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ मोड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के हाँ, बारे में है। डिसीज अब पैथोलॉजी कैसे क्रिएट हो, नहीं सर, हाँ कैसे क्रिएट हुआ है ये डिसीज, हाँ वो कैसे डिसीज का प्रोसेस बताते हैं सर, नहीं, पैथोलॉजी डिजीज का प्रोसेस नहीं बताता, पैथोलॉजी कैसे आपको एंड डिफरेंस आता है? पैथोलॉजी आपको एंड प्रोडक्ट बताता है। पैथोलॉजी जो होता है वो आपको एक वो वहीं तक वो आपको बता सकता है जहां तक कि आप उसको मेजर कर सकते हैं। जब होम्योपैथिक फिनोमेना ऑफ डिजीज को आप अच्छा देखेंगे अच्छा तो सर। वो उससे थोड़ा सा पहले से चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास 2 मिनट का समय है लगभग। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज सुबह मेरे पास लगभग 3 न्यू केस थे, और इन तीनों में ही मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। पहला जो केस था उसमें ऐसा था कि उसको सीकेडी का प्रॉब्लम था। 2011 से उसको ये शुरू हुआ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, और 2011 तक वो सब कुछ हेल्दी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2011 में क्या हुआ था, हम पूछते हैं ना फंडामेंटल कॉज। मैंने पूछा कि क्या हुआ था 2011 में, तो पता चला कि उसका एक छोटा बेटा था जो एक्सपायर हो गया, पानी में डूब गया था, 10 साल का बच्चा। और उसके बाद से करीब 8 महीने तक वो आदमी काम धाम सब छोड़ के घर पे बैठा था, डिप्रेस हो गया था, जीवन से ही पूरा मोह माया सब छूट गया था, और बोलते बोलते वो रुआंसे भी हो गए, मेरे सामने रोए भी। सोचिए 2011 में ये हुआ, उसके 8 महीने बाद इनको ब्लड प्रेशर का पहला एपिसोड आया, और पूरे 8 महीने वो डिप्रेशन में थे। आप मुझे बताइए, जब ब्लड प्रेशर का जिक्र होगा पैथोलॉजी की बुक्स में, तो वहीं से होगा कि इनके अंदर कौन सा केमिकल आ गया या कौन सा केमिकल चला गया, एपिनेफ्राइन आ गया कि नॉर एपिनेफ्राइन आ गया कि डोपामाइन आ गया। लेकिन ये जो डेथ के बाद ये जो पूरा डायनामिक डिरेंजमेंट हुआ, उस उनके बेटे के डेथ के बाद जो ये हुआ, वो जो पार्ट है ना, वो होम्योपैथी की स्पेशलिटी, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ऐसा ही एक सेकंड केस था, आज का ही केस है वो भी। उसमें भी उनको आर्थराइटिस की शिकायत थी, और पिछले कई सालों से ये हो रहा था कि वो अपने घर में रह रही थी, और उनके फैमिली के प्रॉब्लम्स थे जहाँ पर उनको सब सहना पड़ता था, दूसरों के आगे मतलब मांगना पड़ता था कि मुझे खर्चे के लिए पैसे दो, जो उनको बहुत इंसल्टिंग लगता था। ये चीज आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि एलिमेंट फ्रॉम ह्यूमिलिएशन मिलेगा किसी बुक में, किसी भी नहीं पैथोलॉजी में सर, मिलेगा? कहीं भी नहीं है किसी भी, कहीं भी नहीं किसी भी मिलेगा। अल्टरनेट थेरेपी में नहीं है। सर, समझ गया? You cannot find in any alternate therapy, हाँ ये पेक्यूलैरिटी है। सर, हाँ जी, not only in the mainstream therapy also. जी। तो हमारे पास बस 1 मिनट से भी कम का समय बचा है, हम लोग यहाँ पर ही एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग ग्रुप में पूछिए। एक क्वेश्चन आया है, उसको मैं कल आंसर करने का प्रयास करूंगा।